हेलो व्यूअर, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज क्लास 10th के चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज सब टॉपिक पर हम लोग आ पहुँचे हैं। जब हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स और कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करते हैं तो आज हमारे बीच स्वर्ग सिधार गए सुंदरलाल बहुगुणा को याद करना उचित होता है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति के रक्षा के लिए, हम मानवों के सेवा के लिए, हम मानवों के भलाई के लिए अपने पूरे जीवन को होम कर दिया। उन्होंने चिपको मूवमेंट का शुरुआत किया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ चिपको मूवमेंट भी कहा जाता है। उन्होंने कहा नेचर इज द परमानेंट इकोनॉमी। कितनी अच्छी बात है। इस परमानेंट इकोनॉमी को हमें बचाना चाहिए। इसी से सब कुछ हमें प्राप्त होता है, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके रक्षार्थ उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अपने बयानों को, अपने शब्दों को हमारे लिए आशीर्वचन के रूप में छोड़ गए। उनके इन आशीर्वचनों को हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए उतारना चाहिए क्योंकि वह आशीर्वचन हमें जीवन देगा। लोग कहने के लिए तो बोलते हैं कि हमें प्रकृति का रक्षा करना चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्यावहारिकता में ऐसा नहीं करते हैं। वे मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों रूपों में इस संसार के भलाई के लिए, हम मानवों के रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि वी आर डूइंग वायलेंस टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द नेचर। वी हैव बिकम बूचर ऑफ द नेचर। हम लोग इस प्रकृति के हत्यारे बन गए हैं। इस प्रकृति का रक्षा करना जरूरी है, नहीं तो आज जब हम तौते और यास साइक्लोन का सामना कर रहे हैं, इससे हमारे देश के बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हो रहा है। तो ये तो एक सिलसिला है, ये चलता रहेगा। अगर हम समय रहते जगेंगे नहीं, अगर हम प्रकृति के रक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो यह हमारे लिए विनाश का कारण होगा। पूरे सजीव जगत, पूरे जैव जगत संकट के काल का ग्रास हो जाएगा। आज हम अपने इस महामानव सुंदरलाल बहुगुणा को, उनके आशीर्वचनों को आपके सेवार्थ समर्पित कर, मानव के कल्याणार्थ समर्पित कर, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। आपके ओर से, हम अपने ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हैड बीन अ ग्रेटर concern for the thinkers, for the philosopher, scientist, environmentalist. Many thinkers of the world are in excess. They have given their statement, they have given their slogan to protect the nature, the earth, the resources. और उसी कड़ी में ग्लोबल लीडर्स की जब बात करते हैं तो महात्मा गांधी एक प्रमुख ग्लोबल लीडर्स के रूप में है। उन्होंने बहुत ही सही कहा है कि there is enough for everybody's need, but not for anybody's greed. इस प्रकृति ने हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ दिया है। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से कर सकते हैं, लेकिन जब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद संसाधनों को जमा करने के होड़ में शामिल हो जाएंगे
तो फिर महात्मा गांधी कहते हैं कि नॉट फॉर एनीबॉडीज गिर, वह हमारे पेटी के लिए, पेटी मतलब बक्सा, बॉक्स जो हमारे पास, हमारे बक्से में जमा करने के लिए वह संसाधन प्रकृति ने हमें नहीं दिया है। प्रकृति ने हमें उस पर जीने के लिए यह संसाधन मुहैया किया है, उसको जमा करने के लिए नहीं। अगर जमा करेंगे तो क्या होगा? ग्लोबल पीस हैम्पर होगा, लोग आपस में बटेंगे, गरीब अमीर जन्म लेगा और प्रकृति का प्रकोप अनेक रूपों में हमारे सामने दिखेगा। उसका प्रकोप, उसके कोप का भाजन हमें होना पड़ेगा। बहुत सारे थिंकरों ने अब अपनी अपनी बात अपने अपने ढंग से रखा है। उसमें रॉबर्ट्स इकोनॉमी मतलब ग्रीडी एंड सेल्फिश टेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड and exploitative nature of advanced technology has given the birth to Roberts economy is the Roberts economy। हमें उस रॉबर्ट्स के हाथ से अपने इस संसाधन को बचाना है। अगर नहीं बचाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, सृष्टि में हम सभी समाप्त हो जाएंगे। ग्लोबल लीडर्स की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ब्रंटले का बहुत अच्छा विचार रहा है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की है, ग्लोबल पीस की बात की है, जो आज का ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त मेधा पाटकर, गुड्डू बाबा, अरविंद पांडे सरीखे बहुत सारे व्यक्ति हुए जो प्रकृति के संरक्षण के लिए आवाज़ बुलंद किया। और उसके अतिरिक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कालखंड में अनेक तरह के सम्मेलन, समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मीट आयोजन हुआ और वहाँ से विश्व के कल्याणार्थ, विश्व के लोगों के लिए कुछ एजेंडा तय करके, कुछ जो है सुझाव तय करके लोगों को बताया कि उन सुझावों को माने, उन एजेंडा के पर चलें, तभी हमारा कल्याण। तो ये सबसे पहले जो मीट हुई थी क्लब ऑफ रोम इटली में, वो 1968 में हुआ था, जो इस जगह पर मौजूद है। ये जो रेड मार्क है। दूसरे नंबर पर उसके बाद 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, वहाँ से भी मानव पर्यावरण के बारे में, मानव के कल्याणार्थ बहुत सारी जो है वहाँ चर्चाएं हुई। उस चर्चा से निकल के बहुत सारे एजेंडा, बहुत सारी सुझाव हमें दी गई, उनको मानना चाहिए। और वो जो है आपको ये कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन में। स्टॉकहोम स्वीडन कहाँ है आप जानते होंगे, ये है इस जगह पर, स्टॉकहोम स्वीडन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। इसी में आपको 5 जून के दिन प्रत्येक साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाने का निर्णय लिया, ताकि हम मानवों को, हम लोगों को यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक कर। और अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। यह एक तरह से फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था, लेकिन चूंकि इसकी प्रसिद्धि, इसकी ख्याति दूर दूर तक नहीं गई, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर का समय चल रहा था। अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे वह इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से यह समिट जो है सफल नहीं हुआ, जो आपको नैरोबी कीनिया में आयोजित हुआ था 1982 में। अब हम चलते हैं कीनिया में, इस जगह पर नैरोबी कीनिया। अब हम चौथे नंबर पर, ये 1992 द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। वास्तविक में यही फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। चूँकि यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन अपने आप में सफल रहा, जो ये साउथ अमेरिकन कंट्री ब्राज़ील में जो है रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर हुआ था। ये जो रियो समिट था, ये अपने आप में बहुत सफल रहा। इसमें तकरीबन दुनिया के 178 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया
और वहाँ रियो डिक्लेरेशन के नाम से एक पत्र प्रकाशित हुआ, एजेंडा 21, जिसमें 21वीं सदी के अंत तक कुछ एजेंडा तय किए गए। वह स्थानीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर उस एजेंडा को लागू करना था। स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं को लेकर के, राज्य स्तर पर राज्य के, चूँकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के समस्या होते हैं, उन सारे समस्याओं को जो पर्यावरण से जुड़े हुआ था, मानव के कल्याणार्थ, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा हुआ था, प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सारे चीज़ों को लेकर के समग्र रूप से एजेंडा तय किए गए और दुनिया के तमाम देशों को यह संदेश दिया गया कि इस एजेंडा 21 पर हमें 21वीं सदी के अंत तक निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि इस प्रकृति का, मानव संसाधन का और प्राकृतिक संसाधन का रक्षा हो। तो अब हम ये 1997 द सेकेंड इंटरनेशनल अर्थ समिट न्यूयॉर्क USA, जो इस जगह पर है उत्तरी अमेरिका में, यहाँ बेसिकली ये 5 साल बाद जो ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट रियो में हुआ था, उसी का एक तरह से समीक्षा था। इसे 5+ समिट के नाम से भी हम जानते हैं। और उसमें समीक्षा की गई कि जो एजेंडा 21 तय किया गया उस पर सही तरीके से अमल हो रहा है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं। 1997 द क्योटो समिट वेन्यू क्योटो जापान, इस जगह पर हुआ था, जिसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट समिट और ग्रीन हाउस समिट के नाम से भी जानते हैं। ये एक्सटेंशन है मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट जो 1987 में आयोजित की गई थी। इसमें जो है, जो चर्चा का विषय था, वह चर्चा का मुख्य बिंदु था, वह है रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। दुनिया के देशों में जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे भयानक समस्या जन्म ले लिया है, उसके लिए विभिन्न देशों ने एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया। उसमें जापान, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ मुख्य रूप से हिस्सा लिया और उन्होंने अपने अपने एमिशंस के कुछ परसेंटेज को घटाने पर सहमति जताई। इसमें तकरीबन 159 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया था और वहाँ से एक संदेश गया कि हम ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, चेंज ऑफ क्लाइमेट को रोकने के लिए जो है एमिशंस ऑफ जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको किस तरह से कम करें और किस तरह से हमें उन योजनाओं को, जिन योजनाओं को उस सम्मेलन में बनाया गया, उन योजनाओं पर काम। 2002 में द थर्ड इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ जोहान्सबर्ग में। उसमें वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट ऑन 150 आर्टिकल्स बेस्ड सॉल्यूशन पेश किया गया, जिसमें 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि यह समिट अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। 2009 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे कोपेनहेगन समिट जो डेनमार्क में हुआ था, इस जगह पर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्लाइमेट चेंज के ऊपर मंथन हुआ और उससे उपजे हुए जो सुझाव दुनिया को दिया गया वह भी अंकनीय है। और फिर 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर रियो डी जेनेरियो में ही +20 रियो करके एक समिट हुई इस जगह पर, जिसमें एक तो एजेंडा 21 का जो समीक्षा किया गया और कुछ और फार्मूले तय किए गए क्लाइमेट को के बचाव के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे सस्टेन करे, सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे हो, ग्लोबल पीस कैसे कायम हो, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और अनेक सुझाव दिए गए। डिजिटली जो एक अर्थ समिट हुई
वह जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ वह था द 7th डिजिटल अर्थ समिट, जो आपको चेन्नई काली यूनिवर्सिटी जदीदा मोरक्को में हुआ। इसके बाद जो इस जगह पर है, और उसके बाद 2019 में द सैंटियागो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ, जो आपको साउथ अमेरिका के इस जगह पर, हाँ, चिली में हुआ। इस तरह से दुनिया अलग अलग वर्षों में, अलग अलग हिस्सों में कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, मानवों को के रक्षार्थ, मानवों के कल्याणार्थ बहुत सारे सूत्र तैयार किए गए, सूत्र तय हुए, एजेंडा तय हुए, डिक्लेरेशन तय हुआ, और उस पर चलने के लिए हमें बताया गया। हमारे राष्ट्राध्यक्षों ने वहाँ से जो एजेंडा लेकर आया, उन्हें स्थानीय स्तर से लेकर देश के स्तर पर और वैश्विक स्तर पर लागू करने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए, ताकि मानव का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण जैव व्यवस्था का कल्याण हो। और महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने अपने किताब स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में नेचर के रक्षार्थ, प्रकृति के रक्षार्थ बहुत सारे सुझाव दिए हैं। वह पढ़ने लायक है। और ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो हमें हमारी आंखें खोलती है, उसको भी हम सजग मानवों को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और हमारे कम से कम अपने स्तर से, हम अपने स्थानीय स्तर से ही सही, अपने स्तर से ही सही प्रकृति के रक्षार्थ, अल्टीमेटली जो हमारे ही कल्याणार्थ होगा, काम करना चाहिए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद।